नौवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेश, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेख्या से। और आज इस अध्याय में हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में। इस अध्याय में हम सीखेंगे प्रावर्तन के नियम, प्रतिध्वनि, अनुनन एवं श्रव्यता का परिचय। चलिए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अगर कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है, उसी प्रकार ध्वनि भी किसी तरल या ठोस से टकराकर वापस आती है। पिछली कक्षाओं में प्रकाश के परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। वहां पे हम देखते थे कि कोई भी जो किरण, प्रकाश की किरण आती है, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। और इस तरीके से जब वो सतह से टकरा कर वापिस चली जाती है उसी माध्यम में, उसको हमने परावर्तित किरण कहा था। और वहां पे हमने कुछ नियम भी पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के। क्या वो प्रकाश के परावर्तन के नियम ध्वनि के ऊपर भी लागू होंगे? चलिए देखते हैं। प्रकाश की ही तरह ध्वनि भी परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लीजिए। पाइप बीच में से खोखले होते हैं जिसमें से हवा आर पार निकल सकती है। चित्र की तरह ही उन दोनों पाइप को व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए, इस तरह से कोन पे बने हुए ये दोनों पाइप हैं। इस तरह से हम इनको व्यवस्थित करेंगे। एक खुले के आसपास ये हमने एक घड़ी रखी। यहाँ पे पाइप के इस सिरे के आसपास अपना कान लगाइए। घड़ी से को आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि जो घड़ी की टक टक की आवाज है वो आपको कान में सुनाई दे। इन पाइपों और अभिलंब के बीच के कोण का पता लगाइए। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जिसको हम आपतन कोण कहते हैं, और आर, जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम देखेंगे कि ये दोनों ही कोण, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, बराबर होते हैं। जिस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, वहां पे भी आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर आते हैं। परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। साथ ही आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सारे एक ही तल में होते हैं, जिसे परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। वीडियो को यहाँ पे कुछ देर के लिए रोकिए और परावर्तन के ये जो दोनों नियम हैं, इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। हमने परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा। चलिए अब प्रतिध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। भी पढ़ा कि प्रकाश की तरह ही ध्वनि भी परावर्तित होती है। वो सतह से टकराकर वापस आती है। कभी अनुभव किया है कि जब हम ताली बजाते हैं या चिल्लाते हैं तो हमें हमारी ही ध्वनि दोबारा सुनाई देती है। किसी एक पहाड़ के पास खड़े होकर चिल्लाइए तो आपको आपकी ही ध्वनि कुछ देर बाद दोबारा सुनाई देगी, जैसे हेलो हेलो। ये जो ध्वनि हमें दोबारा सुनाई देती है, इसे ही प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। पर क्या हमें हर जगह प्रतिध्वनि सुनाई देती है? हमें हर जगह प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। इको की कुछ शर्तें होती हैं, आइए उन्हें जानते हैं। ध्वनि या इको को सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। यहां से खड़े होकर अगर हम बोलते हैं तो हमारी ध्वनि टकरा के, ये कोई सतह आप देख सकते हैं, इससे टकरा के वापिस आती है, जिसे हम रिफ्लेक्टेड साउंड या परावर्तित ध्वनि कहते हैं। इसके बीच में और जो मूल ध्वनि हमारी है, इसके बीच में 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड के लिए बनी रहती है। अगर ध्वनि 0.1 सेकंड से पहले दिमाग तक आ जाती है तो वह उसे अलग नहीं पहचान पाएगा और इस कारण से हमें दूसरी ध्वनि सुनाई नहीं देगी, अर्थात हमें इको सुनाई नहीं देगी। को या प्रतिध्वनि के लिए इन शर्तों को हम समझने का प्रयास करते हैं। दिए हुए ताप पर 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड मान लें तो ध्वनि का दीवार तक जाने और टकरा कर वापिस आने में कम से कम 0.1 सेकंड का समय लगना चाहिए। मान लीजिए जो ध्वनि उत्पन्न करता है, आप यहां पे खड़े हैं, उससे परावर्तक तल, ये परावर्तक तल हम मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी s है। अब ध्वनि को यहां तक जाने और वापिस आने के लिए जो कुल दूरी तय करनी पड़ेगी वो 2s हो जाएगी,
क्योंकि एस जाने में और एस वापस आने में लगेगा। और ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड है। अब यहां हमारे पास समय है, दूरी है और चाल भी है। ध्वनि की चाल होती है v बराबर है d बटा टी। और यदि हम इन सब मान को इस समीकरण के अंदर रखते हैं तो v हमने पढ़ा था 344 मीटर प्रति सेकंड, और जो समय है वो 0.1 और जो दूरी थी वो 2s थी। पे इसको हल करते हैं तो s का मान हमारे लिए आता है 17.2 मीटर। यानी जो प्रावर्तक तल है वो जो ध्वनि उत्पन्न करता है जिसमें 17.2 मीटर है। हम कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो प्रावर्तक तल है उससे कम हमारी दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। मान लीजिए प्रावर्तक तल की दूरी जो बोलने वाला है उससे 14 मीटर की दूरी पर है। एक बार वीडियो को रोकें और सोचकर बताएं कि क्या प्रतिध्वनि यहाँ पे सुनाई देगी। यहाँ पे हमें प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये दूरी 17.2 मीटर जो अभी हमने ज्ञात किया था उससे कम है। ये दूरी सिर्फ 14 मीटर है जो कि 17.2 से कम होती है। इस कारण से प्रतिध्वनि हमें यहाँ पे सुनाई नहीं देती। एक एनसीईआरटी का सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे जो दोनों के बीच की दूरी है उसको हम मान लेते हैं कि वो s है, और यहाँ पे जो वेग दिया हुआ है ध्वनि का वो 346 मीटर प्रति सेकंड है। समय यहाँ पे 2 सेकंड दिया गया है क्योंकि उसको ध्वनि 2 सेकंड के बाद सुनाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोलने वाला है उससे चट्टान तक और चट्टान से वापस आने के लिए 2 सेकंड का समय लगता है। को निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। d बराबर है v गुना टी। यहाँ पे d दूरी, v वेग और t समय दिया गया है। d का मान यहाँ पे 2s हो जाता है। v यहाँ पे 346 मीटर प्रति सेकंड दिया है और समय 2 सेकंड का लगता है। अब यहाँ पे हमें s का मान निकालना है। 2s इस वजह से लिया गया क्योंकि s दूरी चट्टान और उस मनुष्य के बीच में है और को इस दूरी को 2 बार तय करना पड़ता है। एक बार मनुष्य से चट्टान तक जाने में और दोबारा चट्टान से मनुष्य तक वापस आने में। इस कारण से हमने यहाँ पे ये 2s लिया। इस समीकरण में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो s का मान हमारे पास आ जाएगा 346 मीटर, अर्थात मनुष्य और चट्टान के बीच की जो दूरी है वो 346 मीटर है। वीडियो को रोक सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। प्रतिध्वनि या इको के बारे में भी पढ़ लिया है और करते हैं अनुरणन या रेवर्बरेशन के बारे में। कभी अनुभव किया है कि जब हम किसी खाली बड़े से हॉल के अंदर चिल्लाते हैं या बोलते हैं तो क्या होता है? देखा होगा कि आपकी आवाज उस बड़े से हॉल में थोड़ी देर के लिए गूंजने लगती है। लीजिए आप किसी बड़े से हॉल के अंदर खड़े होकर ताली बजाते हैं। आप अनुभव करेंगे कि आपको ताली की आवाज बार बार सुनाई देती है और वो जब तक सुनाई देती रहेगी जब तक कि वो पूरी तरह से धीमी नहीं हो जाती। ऐसा ध्वनि का बार बार दीवारों से टकराकर परावर्तित होने के कारण होता है। इसी को अनुरणन या रेवर्बरेशन कहते हैं। अनुरणन को कम करने के लिए दीवारों को ध्वनि अवशोषक पदार्थों से ढक दिया जाता है ताकि वो बार बार परावर्तित हो रही ध्वनि को अपने अंदर अवशोषित कर लें। और ऐसे हॉल के अंदर सीट बनाने के लिए भी ध्वनि अवशोषक पदार्थों का उपयोग होता है। यहाँ पे ध्वनि अवशोषक पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे फायरबोर्ड, ये आपको चित्र में फायरबोर्ड दिखाई दे रहा है, या फिर पर्दे। ये दोनों ही ध्वनि को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं जिसके कारण बहुल परावर्तन वहां पे नहीं होता और हमें अनुरणन कम सुनाई देता है। परंतु हर जगह इस बहुल परावर्तन को कम करने की जरूरत नहीं होती। कई जगह पर ये रेवर्बरेशन या अनुरणन उपयोगी भी होता है, जैसे मेगाफोन, हॉर्न या शहनाई के अंतर। इनको इस तरह से बनाया जाता है कि ये अधिकतम ध्वनि को श्रोताओं की ओर आगे की ओर भेज देते हैं। बहुल परावर्तन का उपयोग स्टेथोस्कोप में भी किया जाता है। डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करता है। स्टेथोस्कोप की नालिका के अंदर से ध्वनि बार बार परावर्तित होती है और वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, जिसके कारण वो हमारे हृदय स्पंदन या हार्ट बीट को
अच्छे से सुन पाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं? छतें वक्राकार इसलिए बनाई जाती हैं कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हर हिस्से में पहुंच जाए और वहां पर बैठे श्रोताओं को वो सुनाई दे। वीडियो को आप यहाँ पे रोक सकते हैं और अनुरणन की इस परिभाषा को अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वीडियो को रोकिए और इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे भी। अब हम अनुरणन या रेवर्बरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रव्यता के परिसर के बारे में। मान लीजिए एक ऊन का गोला इस तरीके से दोलन कर रहा है। क्या आपको इसकी ध्वनि सुनाई देगी? उत्तर है नहीं। पर क्यों? जबकि मधुमक्खी के पंखों की ध्वनि हमें बहुत अच्छे से सुनाई दे जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे कान हर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज के आवृत्ति की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। इससे कम या इससे ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि अगर होगी तो वो हमारे कानों को सुनाई नहीं देगी। जबकि 5 साल से छोटे बच्चे जानवर जैसे कि कुत्ता 25 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। हम लोग जो ध्वनि सुन पाते हैं जैसे मधुमक्खी के पंखों की, आपस में बातचीत करने की, संगीत आदि, ये सारी ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती हैं। यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को हम अश्रव्य ध्वनि या इंफ्रासाउंड कहते हैं। यदि हम 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो जो गोला दोलन करता है उसकी ध्वनि को भी हम सुन पाते। परंतु गैंडा 5 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। व्हेल और हाथी भी अश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न कर पाते हैं। और जब भी भूकंप आने वाला होता है तो कुछ जानवर पहले से सतर्क हो जाते हैं, जैसे कि कुत्ता आदि पहले ही शोर मचाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भूकंप एक अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है जिसको कुछ जानवर महसूस कर पाते हैं और उन्हें पहले से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि को प्राध्वनि या अल्ट्रासाउंड कहते हैं। कुछ जानवर जैसे कि डॉल्फिन, चमगादड़ आदि प्राध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं। कुछ पतंग प्राध्वनि को सुन पाते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कोई चमगादड़ उनके आसपास है, क्योंकि चमगादड़ प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वो अपने आप को चमगादड़ का शिकार बनने से बचा लेते हैं और इस तरीके से उनकी जान बच जाती है। यहाँ वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी के अंदर जरूर नोट कर लें। तो इस वीडियो में अब हम रेंज ऑफ हियरिंग या श्रव्यता का परिसर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब वीडियो को यहाँ पे रोके और यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। इन सवाल को अपनी नोटबुक के अंदर हल करने का प्रयास करें। तो आज इस वीडियो में हमने ध्वनि अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में सीखा। ध्वनि के बारे में और अधिक आगे के वीडियोज में हम सीखते रहेंगे। तो अंत में आपको जो ये सवाल कुछ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनको अपनी नोटबुक के अंदर जरूर हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।